नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 38। ये क्लास 9th हिंदी मीडियम का वीडियो है और ये है 30 सितंबर 2020 का वीडियो। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में हीरोन्स का सूत्र किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऐसे त्रिभुज जिसमें कि आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ तीनों भुजाएँ पता हैं, आप ऐसे त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, पिछली बार तो हमने सरल क्वेश्चन किए थे, आज हम थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल में जो है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी कर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा। तो ऐसे 10 टुकड़े हैं। मैं सबसे पहले एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालता हूँ और एक टुकड़े की जो दो भुजाएँ हैं वो हैं 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की। बिल्कुल आपके सामने चित्र आपको दिख रहा है। अगर मैं इस चित्र को देखूं तो इस चित्र को देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि हमारे सामने जो बना हुआ है, वो एक त्रिभुज है। समझ में? अब त्रिभुज की ये वाली भुजा भी 50 है, त्रिभुज की ये वाली भुजा भी 50 है और ये भुजा 20 है। तो हमने इसमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाला, एस की वैल्यू निकाली, जो कि होती है a + b + c। तो यहाँ पे हमने a + b + c/2 कर दिया, तो ये हो गया मेरा 60 सेंटीमीटर। कैसे? 50 और 50 100 और 20 120, 120 का आधा 60। फिर हीरोन्स का सूत्र लगाया, √s, s - a, s - b और s - c, और हमारा आंसर आ गया 200 √6। आप चाहें तो √6 का जो √6 आपके पास है उसका वैल्यू भी डाल सकते हैं, उसकी वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं। अब ये तो एक टुकड़े का आया था और उन्होंने क्या कहा था कि 10 बराबर टुकड़े हैं, तो हमने इस 200 √6 को 10 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 2000 √6। तो ऐसा ही एक उदाहरण उन्होंने और दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अगर मुझे पेंटिंग का खर्चा ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। भाई क्षेत्रफल निकलेगा तभी तो बाकी चीज़ें निकाल पाएंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले एस निकाला, जो कि a + b + c/2 करके निकला, और फिर हमने 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा फॉर्मूला लगा के निकला। हमें पता है 1 वर्ग सेंटीमीटर के 30 पैसे, ठीक है, 30 पैसे थे, 30 रुपये थे, 30 रुपये थे 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो हमने कहा 30 वर्ग सेंटीमीटर का कितना होगा, 30 × 30 यानी कि 900 रुपये। तो इसको करने के आपके 900 रुपये खर्च होंगे। ऐसे ही 2 क्वेश्चन आज उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि पहला प्रश्न है, अब ये स्वयं प्रयास करो, मैं यहाँ पे ले आया। पहला प्रश्न लिखा है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। मतलब 2 भुजाएँ 15 और तीसरी भुजा 12। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। उसने बोला दो जो समान भुजाएं हैं, क्या नाप बोला था कि समान भुजा 15 सेंटीमीटर की है। तो हमने कहा भाई ये भी 15 की है, ये भी 15 की है और ये 12 की है। तो मान लिया a बराबर 15, b बराबर 15 और c बराबर 12। s का मान निकालेंगे, s होता है a + b + c बटे में 2, तो जो कि हो जाएगा 15 + 15 + 12 बटे में 2। तो s आ गया मेरा 15 15 30 और 12 40, 2 42 बटे में 2 यानी कि 21। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर √s, s - a, s - b और s - c। तो ये आ जाएगा √s यानी कि 21, फिर आएगा 21 - a यानी कि 15, फिर 21 - b यानी कि 15 और 21 - c यानी कि 12। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा, देखो फैक्टर भी साथ साथ बनाता हूँ। 21 के फैक्टर होते हैं 7 × 3 = 21, तो 7 × 3 × 21 में से 15 गया, कितना बचा 6,
गुणा 21 में से 15 गया 6 गुणा 21 में से 12 के कितना बचता है 9 ही बचेगा ना। अब फैक्टर बना लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरा √7 गुणा 3 गुणा 6 का होता है 3 दूनी 6 का होता है 3 दूनी 6 और 9 का होता है 3 तियाँ 9। अब बेटा जोड़े बनाने में जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आएगा √ से। 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, तो बाहर आएगा 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका आंसर। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में उसने हमें बोला किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पर्वतीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग का पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। यदि दीवारों की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तो रंग के पेंट का भाग ज्ञात कीजिए। तो मुझे 3 भुजाएं दे रखी हैं 11, 15 और 6 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बिल्कुल आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। हमें पता है कि ए का मान लिया 15, बी का 11 और सी का 6। एस निकाला a जमा बी जमा सी बटे में 2, तो ये आ जाएगा 32 बटे 2 यानी कि 16। फिर हिरून सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हो गया 16, 16 घटा 15, 16 घटा 11 और 16 घटा 6। तो अंत में आपका आंसर आ जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसमें उन्होंने पेंट किया हुआ है और इसी की वो बात आपसे पूछ रहे हैं। तो कर लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन। चलिए आगे शुरू करते हैं। आपने इसको कर लिया होगा सॉल्व। अगला आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बल तथा गति के नियम। तो बेटा फटाफट समझते हैं। जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा है कि जब भी मैं खिलौने को खींचता या धक्का देता हूँ तो वह चलने लगता है, क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है? तो बेटा बिल्कुल सही बोला उसने। किसी भी वस्तु को अगर आप चलाना चाहते हो तो चलाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो जिज्ञासा दीदी कहती है हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंदना आदि। लेकिन कई बार वस्तु को बहुत बल लगाने पर भी गति उसमें कोई गति नहीं होती। जैसे बेटा आपकी दीवार है, आपके घर की दीवार को आप जितना मर्जी धक्का दे लो, लेकिन वो हिलने नहीं वाली, क्योंकि उसको हिलाने के लिए बहुत बल चाहिए। जैसे यदि 2 व्यक्ति एक भारी मेज पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्साकशी के खेलों में दोनों तरफ से खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं, या मेज की रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती, तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। तो बेटा आपने भी कभी स्कूल में रस्साकशी का खेल खेला होगा। दोनों तरफ से व्यक्ति जब पूरा बल लगाते हैं तो उस स्थिति में वो चीज़ बिल्कुल नहीं हिलती, ठीक है। तो उसके बल आपस में ख़त्म होकर कुल बल 0 हो जाता है। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं और एक का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा हमको? कोई बहुत सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है और इस वस्तु पर कोई ऐसी एक वस्तु है हमारे पास और इस वस्तु पर कुछ बल इस तरफ से लग रहा है, कुछ बल इस तरफ से लग रहा है। अब अगर इस तरफ से लगने वाले बल को हम F मानें और इस तरफ से लगने वाले बल को हम इसको मान लेते हैं F1 और इसको मानते हैं F2, तो बेटा अगर F1 बराबर है F2 के, तो याद रखिए जो वस्तु जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी, यहाँ से हिलेगी भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर इस पर लगने वाले बलों की दिशा हम थोड़ी सी बदल दें, भाई जो F2 अभी इस तरफ से लग रहा था, अगर वो F2 वहाँ से ना लग के और एक ही दिशा से लगे, यानी कि अगर मैं F2 के बल को भी यहीं से लगाऊं, तो इस केस में क्या होगा कि वस्तु इस तरफ जाएगी और बहुत तेज़ गति से जाएगी, क्योंकि दोनों बल एक ही तरफ से लग रहे हैं। एक ही तरफ से लगने वाले बलों के कारण
जो वस्तु है वो बहुत तेज़ गति से एक दिशा में चलने लगेगी। तो ऐसे बलों को हम कहते हैं कि ये असंतुलित बल है। असंतुलित बल वो बल होते हैं जिनकी वजह से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है। लेकिन इससे पिछले वाला केस जो हमने समझा था उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया था, तो उस बल को हम कहते हैं संतुलित बल। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से कोई एक बल दूसरे से ज़्यादा होता है तो वह गति होती है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बल कभी अकेला नहीं होता, दो बल एक साथ होते हैं, और दोनों में से अगर दोनों बराबर होंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक ज़्यादा एक कम हो जाएगा तो गति होने लगेगी। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उससे गति प्रदान करता है। मतलब किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाएंगे पर अगर वो बल असंतुलित है तो वो वस्तु गति करेगी, वो हिलेगी चलेगी, अन्यथा वो वस्तु ना तो हिलेगी डुलेगी और ना ही वो चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न देख लेते हैं, कुछ सरल प्रश्न है इसके अंदर, उन सरल प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न था कि बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बल किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, दिशा या आकार को बदलने में सहायक होता है, जैसे कुर्सी को खिसकाना, स्कूटर के ब्रेक लगाना आदि। दूसरा प्रश्न था कि घर्षण बल किस दिशा में काम करता है। तो बेटा घर्षण क्या होता है कि आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो दोनों हाथों को आपस में रगड़ने पर जो बल लगता है, जो रगड़ते हुए बल लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है कि हाँ जी, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है। बिना बल लगाए हम किसी वस्तु को गति नहीं दे सकते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा है कि फर्श पर लुढ़कती हुई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई हुई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी? तो बेटा याद रखिए, जहाँ घर्षण बल ज़्यादा होगा वहाँ गेंद जल्दी रुकेगी। और घर्षण बल कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है। अब कारपेट की सतह तो बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है, तो इसीलिए कारपेट ये जो गलीचा होता है, तो कारपेट पर लगाई गई गेंद पहले रुकेगी क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल अधिक प्रभावशाली है। और दिए गए चित्र में तीर ए बी के निशान बल से के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? तो बेटा देखिए, चित्र ये वाला जो नीचे बना है, ए और बी दोनों अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। तो अब क्या पता लग रहा है इससे कि दिए गए चित्र में ए व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है, जबकि तीर बी घर्षण बल को दर्शाता है, क्योंकि घर्षण उल्टा था। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ बी लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बी कौन सा बल है? बी जो है वो घर्षण का बल है। तो दोबारा पढ़ देता हूँ कि दिए गए चित्र में ए व्यक्तियों द्वारा लगाया गया बल है, जबकि तीर बी घर्षण का बल दर्शाता है। तो मुझे लगता है बच्चों की आज की वर्कशीट तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए फिर आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।